हे गाइस, एनिमाउतो के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोन हिडान को, यानी कि कोन फैमिली के लीडर को, जहां पे पहुंच चुके हैं बैम के साथी। और हमें पता लगता है कैसे बात इसके थ्रू हान सुंग ने इस बात तक पहुंचा दी है कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आ चुका है, यानी कि उस पर्सन को ढूंढ के ले आया है जिसके बारे में उसने कहीं प्रॉमिस किया था कोन हिडान से। वहीं दूसरी तरफ कोन हिडान के अलावा बाकी स्टेजेस पे भी टीम मेंबर्स दूसरे लोगों को ढूंढने में लगे हुए हैं और क्वेस्ट को पूरा करने में लगे हुए हैं। वहीं पे रीचल की कुछ अपनी चाल है, तो इन सब चीजों के आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले नीचे वाला लाल बटन दबा दे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और स्टोरी में आगे बने रहें। हम देखते बातिस को खड़े हुए, जो कि यहाँ पे खड़े होकर सोच रहा था कि कैसे उसने वो सारी चीजें की जो कि हासुंग ने उसे करने के लिए कही थी, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। और तभी पीछे से हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था तुम्हारी आवाज काफी सॉफ्ट है लेकिन तुम देखने में तो गोरिल्ला लगते हो। जब हम नोटिस करते हैं कि इस बंदे के बाल भी नीले हैं, यानी कि ये भी कोन फैमिली का मेंबर है। जब बात इस से देख लेता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, जिससे बंदा कहता है तुम बस ऐसा समझ लो कि एक तरीके का मैजिक है। जहाँ दूसरी तरफ नीचे बोरो और बाकी लोग भी नोटिस कर लेते हैं कि कोई सडनली अपेयर हो चुका है ऊपर। वहीं पे ये पर्सन इन लोगों की तरफ देख रहा था, यानी बोरो और बाकी लोगों की तरफ, और बाती से पूछता है क्या ये वो लोग हैं जो कि मेरे फादर का प्रॉमिस फुलफिल करेंगे। जिस सवाल के जवाब में बाती बस इतना कहता है कि नहीं, वो पर्सन यहाँ पर नहीं है अभी। जहाँ अब इस बंदे का कहना था कि तुम यहाँ पे फिर क्यों आए, अगर तुम उसको लेकर नहीं आ रहे थे जिसके लिए तुमने प्रॉमिस किया था तो हम डील कैसे करेंगे। इस पर बात उसे हकलाते बताता है कि वो पर्सन अभी क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा है एक दूसरे रियल में, यानी कि बिग ब्रीडर के साथ। और कैसे इनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी ऐसा करने के अलावा, क्योंकि ऐसा करके वो बिग ब्रीडर को डिसीव कर सकते थे। जहाँ पे अब कोन फैमिली का मेंबर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम भी क्वेस्ट को जल्दी से कंप्लीट करके उसकी तरफ जा सकते हैं। इस बात से कहता है बिल्कुल सही। चाहे बंदा कह रहा था कि ठीक है तो करके देख ही लेते हैं एक बार, जिसके साथ ही अपना एक वेपन निकाल लेता है। और दूसरी मोमेंट पे हम देखते हैं जंप करते सीधे बोरो के सामने, जहाँ उसको कह रहा था कि वो लीडर ध्यान सुन मेरी बात, जो भी सबसे हार्डेस्ट क्वेस्ट है उसको चूज करो और तुम्हारे लिए स्टेज को मैं क्लियर करूंगा। वहीं दूसरी तरफ जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कोन को और हासुंग को, जो कि अपने प्लान को लेके आगे बढ़ रहे थे, यानी कि उस मिशन को रोकने में टाइम लगा रहे थे। कैसे उसके फ्रेंड्स इस क्वेस्ट को कंप्लीट ना करें बैम और एंडोर्सी से पहले। और हम देखते हैं कि एकदम से फार्चो, स्लीपी हेड और बिग ब्रीडर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि अगली पर लाइट हाउस की वजह से वो टॉप जिसके अंदर विलन था वो जगह ही गायब हो जाती है। जहाँ भी किसी को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या एकदम से। जहाँ पे फार्चो बिग ब्रीडर से पूछती है कि व्हाट द हैक, एकदम से ऐसा क्या हुआ। जहाँ स्लीपी हेड का कहना था उसने अभी शायद किसी का लाइट हाउस देखा है। वहीं दूसरी तरफ हासुंग और कोन भाग रहे थे ये कहते हुए कि हमने अपना काम तो कर दिया, लेकिन इन्हें बिना बिग ब्रीडर के नोटिस के यहाँ से निकलना होगा। और क्योंकि इन्होंने उस चीज को बहुत दूर टेलीपोर्ट किया है तो वापस लाने में से थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, ताकि थोड़ा सा टाइम इनको मिल जाए बैम को एंडोर्सी क्वेस्ट को कंप्लीट करने में, ताकि चीजें वैसी हो जैसी इन्होंने प्लान की थी। लेकिन अगले मोमेंट में दोनों का हम सरप्राइज देखते हैं, क्योंकि इन सामने कोई और नहीं बल्कि ब्रीडर खड़ा था, जो कि उस टॉय को भी ले आया, यानी कि उस चीज को जिसको इन्होंने गायब किया था, यानी कि चैंपियन विलन। जहाँ कह रहा था किसी और के खिलौने के साथ खेलना बहुत बुरी आदत है। हासुंग जब ये देखता है यानी कि बिग ब्रीडर के सामने, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इसके सामने कैसे आ गया, वो भी पलक झपकते ही। वही भी बिग ब्रीडर भी कहता है मेरा भी कुछ ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन इससे पहले हासुंग कुछ कहता, बिग ब्रीडर कहता है तुम्हें देख के शायद मुझे अंदाजा लग गया है यहाँ पे क्या चल रहा है। वही भी कौन सोच रहा था कि बैम तुम्हें जल्दी करना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं बैम को उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए, यानी कि चैंपियन विलन से ग्रैंड क्वेस्ट की, लेकिन बैम के सारे अटैक कोई भी काम नहीं आ रहे थे। जहाँ पे एंडोर्सी भी काफी शौक थी देख के कि इस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं है इतने खतरनाक अटैक खाने के बाद भी। वहीं पे एंडोर्सी के पूछने पर बैम उसे कहता है कि शायद मैंने इसे हिट तो किया था, लेकिन सेंचुरी रेजिस्टेंस यहाँ पे इतना ज्यादा हाई है कि इसे कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि डिक टाटा वर्ल्ड है। जहाँ एंडोर्सी सोच रही थी कि आखिर हमारे पास सारी परेशानी क्यों आती हैं, तभी पीछे से एक आवाज आती है, लगता है तुम एक बहुत ही ट्रिकी अपोनेंट के सामने हो और क्यों ना मैं आपकी मदद करूं प्रिंसेस। जो आवाज सुन के तो एंडोर्सी एकदम पैनिक ही कर गई थी। जब हम देखते उसी स्नेक को, यानी कि सॉन एनिमी को एंडोर्सी की, जो इससे सामने था और कह रहा था कि आपको एक क्वेस्ट जल्दी खत्म करना है, लेकिन आपके सामने काफी डिफिकल्ट अपोनेंट है। जहाँ पे बंदा कहता है कि मेरी एनालिसिस ये कहती है कि विलन एक्सट्रीमली डिफेंसिव विलन है और इसकी ऑलमोस्ट सारी स्किल्स इस चीज के ऊपर फोकस करती है कि उस सेंचुरी रेजिस्टेंस को बना के रखे और सारी डिफेंस को इतना तगड़ा कर दे कि कोई भी अटैक पर उसको कुछ ना कर सके। और जो आप दोनों की एबिलिटीज है आप उसको पक्का हरा दोगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।
वहीं पे बैम जिसको पहली बार देख रहा था एंड्रोइड से पूछता है क्या तुम्हारा कोई पेट वगैरह है क्या। जिसपे एंड्रोइड कहती है नहीं 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 ये मेरा कोई पेट नहीं है। जिसपे स्नेक कहता है कि अलाउ मी कि मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे सकूं और आपकी मदद कर सकूं इस विलन से जल्दी से निपटने में। जब हम देखते हैं इसको वापस से अपने फॉर्म में आते हुए, अब बैम को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से स्नेक एक पर्सन में कैसे बदल गया। वहीं पे स्नेक का कहना था यानी कि स्नेक चार्मर का कि बॉय ध्यान से मेरी स्किल्स को, क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर में ये सारी चीजें बहुत बार काम आएंगी अगर तुम साथ में रहना चाहते हो ज़ात प्रिंसेस के। वहीं दूसरी तरफ हम देखते रैक को जो कि दूर से बैठ के ये सोच रहा था कि इन्होंने मुझे कहा यानी कि इन टर्टल्स ने कि जब तक कोई क्राइसिस नहीं आएगी तब तक कि मुझे सिग्नल नहीं देंगे तो क्या मुझे कुछ करना चाहिए या इनके सिग्नल का वेट करना चाहिए। और इसी वजह से लग रहा था कि शायद सिग्नल भी ना दे पाए क्योंकि उनके सामने बिग बेटा खड़ा था। वो समझ गया था कि उसका टाइम आ गया इन्वॉल्व होने का, जिसके साथ ही वो अपना स्फेयर उठा लेता है। लेकिन उसके पीछे तभी कोई एकदम से टेलीपोर्ट करता है और कोई और नहीं बल्कि इकारिस से यानी कि रेचल। जब रैक कहते फीमेल टर्टल कौन है वाला, रैक्स को एकदम से ऐसे पीछे आते हुए देखकर अपने स्पेयर की तरफ कर देता है, पूछते तुम कौन हो। जिसपे रेचल कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मेरा नाम इकारिस है और मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखती हैं कि जो कून फैमिली का मेंबर था वो स्वीट कासल के चैंपियन विलन से फाइट कर रहा था यानी कि द क्रोम कटर से। जब हम इसको अपीयरेंस से तो जानते थे काफी पावरफुल होगा, लेकिन हम इसकी स्पेशल स्किल को भी देखते हैं जिसका नाम था मोलिनो डी वेंटो, जिसके साथ ही अपने स्फेयर को फेंकता है एयर स्लैश की तरह, जहाँ एक ही बार में चैंपियन विलन हार जाता है। और ऐसा होते हुए देखकर बोर और बाकी लोग तो काफी ज्यादा शॉक में थे क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा था जिसने काफी इजीली क्लियर कर दिया था इतने हाई डिफिकल्टी लेवल का, जो कि क्लास डी के विलन से भी ये लोग पहले परेशान हो रहे थे। और यहाँ तो ये बंदा ग्रैंड क्वेस्ट को एक अटैक करने क्लियर करने के काबिल था। इन्हें तो यहाँ तक शक था क्या ये सही में कोई डाटा है इन्हीं के जैसे किसी रेगुलर का या कुछ और ही है। वहीं पे ये बंदा कहता है इनकी तरफ देख के तुम लोग क्या सोचने में लगे हो, जल्दी से स्क्रॉल निकालो, मेरे फादर को वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ पे कोई से पूछता है क्या तुम भी कून फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे बंदा फाइनली अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मेरा नाम है कून मार्को असेंसियो। साथ ही ने ये भी बताता है कि कैंसिस की जो ओरिजिनल बॉडी थी यानी कि जो बाहर टावर में वो एक डायरेक्ट सन है कून फैमिली का यानी कि एक डायरेक्ट डिसेंडेंट। इस बात को सुन के साची से पूछता है तो इसका तो यही मतलब है कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे डाटा होंगे जो कि कून फैमिली से आते हैं और वो भी ईडान के साथ है यानी कि कून फैमिली के लीडर की तरफ। इस पे बंदा कहता है नहीं, मेरे पिता को न्यू सेंस और शोर शराबा पसंद नहीं है, इसीलिए उसे 3 पीपल को लीड करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। जिस पर मार्को ने बताता है कि हाँ बिल्कुल सही, सिर्फ 3 लोग, वो बिल्कुल मेरी तरह स्ट्रांग, और सिर्फ हम ही तीनों हमारे फादर की सेवा करते हैं। यह मार्को ये भी डिपिक्ट करके बताता है कि कैसे उसके फादर एक काफी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है और कून फैमिली से जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो जनरली इनके फादर को पसंद नहीं करते और इसीलिए अगर कोई यहाँ पे आके उनसे मिलता है तो कभी वापस नहीं लौट पाता। और तभी ऑब्जर्वर से आवाज आती है क्या तुम उनसे मिले असैनियो, जहाँ पे मार्को इस आवाज को सुन के एकदम से डर जाता है और कहता है सिस मैं हमारे फादर के बारे में उनकी पीठ पीछे कोई बात नहीं कर रहा था। जहाँ पे ऑब्जर्वर में से आवाज आती है तुम क्या बड़बड़ाने में लगे हो, चुपचाप से इन लोगों को जल्दी से फादर के पास लेकर आओ। जहाँ पे हम देखते एक प्रिंसेस को यानी कि कून फैमिली की एक और डॉटर को जो कह रही थी कि फादर काफी एक्साइटेड है जब से उन्होंने ये न्यूज सुनी है और इसीलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि वो कब यहाँ से भाग जाए कहीं भी। और यहाँ पे मार्को को हम डांट पड़ते हुए देखते हैं जिसको ये कहा जा रहा था कि जल्दी से इन लोगों को उसके फादर के पास लेकर जाए। अब मार्को अपना सर नीचे जो है कहता है बिल्कुल सही दीदी, मैं अभी लेकर आऊंगा इन्हें। जहाँ पे साची सोच रहा था कि सिस कौन है वाला, मतलब इसकी सिस्टर। वहीं पे मार्को इन लोगों को यहाँ से लेके जाने लगता है कहते हुए कि मैं तुम्हें रास्ते में सारी डिटेल प्लान बता दूंगा और हमें जल्दी चलना चाहिए वरना मेरे फादर सही में एंग्री होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं स्नेक चार्मर को जो कि उस चैंपियन विलन से फाइट करने में लगा था और उसे काफी इजीली अपनी गिरफ्त में ले लेता है और एक खतरनाक पेन यानी कि निडल का यूज करके उसे खत्म कर देता है, जो चीज बैम एंड डोर चीज दोनों के लिए सरप्राइजिंग थी। जहाँ पे अभी स्नेक को देखते हैं डोर सीधा देखते हुए जो कह रहा था कि बस मामला खत्म हो गया प्रिंसेस, अब आप लोग आगे जा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ फार्ट्स और स्लीपी हेड भी ये चीज पता लगा लेते हैं कि जिस लाइट हाउस ने उस विलन को चुराया था वो किसी और का नहीं बल्कि कून का था। जहाँ पे फार्ट्स की बात सुन के वो समझ में नहीं आता कि इसके पीछे उनका क्या रीजन हो सकता है, लेकिन स्लीपी हेड कहती है कि जरूर वो हमारे क्वेस्ट के बीच में इंटरफेयर कर रहा है, हमें रोक रहा है ताकि हम इसे रोक ना सके उस प्लान को पूरा करने से जो कि बिग ब्रीडर हमसे कराना चाहता है और शायद बिग ब्रीडर एक्चुअल में हमारा एनिमी भी हो सकता है इस केस में। वहीं दूसरी तरफ रैक अभी भी गारस से यानी कि रीचल से बात करने में लगा था
और कहता बोला तुम कौन हो जो हमारी मदद करोगे, जिसमें रेचल कहती है कि हमें भी बिग ब्रेडर पसंद नहीं है, हम उनसे हेट करते हैं और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रेचल यहाँ पे कहती है कि डिटेल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं अभी तुम्हारे स्पेयर को एक स्पेशल पावर से इन्फ्यूज कर सकती हूँ जो कि तुम्हारी काफी मदद करेगा। जहाँ पे रैक इस ऑफर को सुन रहा था, रेचल कहती है कि मैं तुम्हारे स्पेयर को स्पेशल और स्ट्रॉन्गर बना दूंगी। क्या तुम ऐसे स्पेशल स्पेयर नहीं चाहते हो क्या? जो सुन के रैक मन में सोचने पड़ जाता है कि कैसे स्पेशल और स्ट्रॉन्गर स्पेयर कितने काम का होगा। वो एक ही मूव में बिग ब्रेडर को हरा देगा और कून और हांसू उसकी काफी तारीफ करेंगे कि कितना अमेजिंग है और उसके सामने घुटने भी टेक देंगे। और वहीं पे रैक के मन में जैसे ही थॉट आता है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। जो सुन के अब इकारिस यानी कि रेचल भी खुश हो जाती है और उसका प्लान ये था कि वो इसका एक्सक्यूज यूज करके इनकी टीम को ज्वाइन कर लेगी। वहीं पे फ्लैशबैक में हमें कुछ घंटे पहले के इवेंट दिखाए जाते हैं कि कैसे रेचल और बिग ब्रेडर के बीच में एक डील हुई थी। फिर रेचल ने कहा था कि वो इन लोगों के साथ ट्रेवल करना चाहती है, जो काफी सरप्राइजिंग था बिग ब्रेडर के लिए। और रेचल का कहना था कि वो इस मशीन का यूज करके उनके साथ ट्रेवल करेगी और कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा बिग ब्रेडर कोई भी उन्हें नोटिस ना कर पाए और वो बाद में अपना मिशन पूरा करने के बाद इसकी भी हेल्प करेगी यहाँ से निकलने में। वहीं भी बिग ब्रेडर कहना था तुम तो अपने दोस्तों को यहाँ लाना चाहती थी तो तुम्हारा गोल चेंज कैसे हो गया, जिस पर रेचल कहती है कि मेरे कुछ कंपेनियन से मैं अभी नहीं मिल पाई हूँ, तो जब तक ऐसा ना हो जाए मैं ऐसा नहीं कर सकती कि उन्हें यहाँ लेकर आऊँ। तो अभी के लिए मैं इन लोग के साथ इनकी कंपेनियन बन के ट्रेवल करूंगी जब तक मैं अपने रियल दोस्तों को ना ढूंढ लूँ। और आखिर ये लोग करने क्या चाहते हैं यहाँ पर, इस बात का पता लगाना काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बिग ब्रेडर चाह के भी कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक बार जरूर कहता है कि तुम लोग आखिर हो कौन और यहाँ पे क्या करना चाहते हो, मैंने आज तक तुम्हारे जैसे आउटसाइडर्स को कभी नहीं देखा। जहाँ पे रेचल कहती है यहाँ पे कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं और वो चीज खुद किंग ज़हाद के पास है और उसके लिए हमें डाटा ज़हाद को हराना होगा ताकि उस चीज को पा सके। और रेचल अब साफ साफ कहती है अब ये तुम्हें चूज करना है, क्या तुम वो रिस्क उठाओगे हमारी मदद करने का और यहाँ से निकलने का, या तुम हमेशा के लिए इसी नर्क में फंसे रहोगे। यहाँ पे बिग ब्रेडर के दिमाग में ये बात घुस रही थी और घूम रही थी बार बार कि कैसे ये लोग किंग ज़हाद से फाइट करने वाले हैं। रेचल इसे रिझा रही थी कह के कि कैसे तुम यहाँ पे हमेशा रहकर डाटा लोगों की टॉर्मेंट नहीं करना चाहते, उन्हें तड़पाना नहीं चाहते, बल्कि यहाँ से निकल के अपनी खुद की एक लाइफ बनाना चाहते हो। इतना सब करने का रेचल फाइनली कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं बिग ब्रेडर को। जहाँ पे बंदा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा वरना हम दोनों बचने वाले नहीं हैं अगर बिग ब्रेडर्स को पता लग गया, क्योंकि मेरे साथ स्ट्रॉन्ग भी हैं और पावरफुल भी। यहीं पे हम देखते हैं बिग ब्रेडर को जो कि हांसू कह रहा था कि मुझे एक आइडिया है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने पहले भी तुम्हारे प्लान को खत्म किया था जब तुम आने वाले बाहर कुछ हीरो के साथ मिलकर कुछ करना चाहते थे, लेकिन जब मैं तुम्हारे बाकी साथियों को खत्म किया था उस समय तुम कहीं गायब हो गए थे, मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाया। लेकिन मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम वापस अपने प्लान्स को लेके यहाँ पे आओगे एक दिन। यहाँ पे अब बिग ब्रेडर काफी गुस्से में लगा था, कह रहा था भला तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे एक लोली डाटा क्रिएचर की यहाँ पे ऐसे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की। वहीं पे कून कहता है क्या तुम्हें भी इस बंदे ने हैरेस किया है, यानी कि हांसू के बारे में, अगर तुम मुझे सच बता दो तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इसको हराने में या एग्जैक्टली कैसे सबक सिखाने में। जहाँ पे हांसू कहता है मैं क्यों हरास करूंगा बना इसे। ये सारी कंफ्यूजिंग चीज चली थी। बिग ब्रेडर कहता है कि बस बहुत हुआ नॉनसेंस, अब चीजों को ठीक करने का टाइम आ गया है। जहाँ पे हम देखते हैं उसके वेपन को जो कि काफी पावरफुल अटैक बना रहा था, कहते हुए कि अब समय आ गया तुम्हें पनिश करने का। वहीं पे आसमान में जो अटैक बन रहा था यानी अजीब सी चीज क्रिएचर आ रही थी, इसे दूर से बैम और डोर से देख लेते हैं और कहते हैं हो सकता है कि कून वहीं पर होगा। वहीं पे दूर से पार्ट्स और स्लीप एड भी इसको नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी जाना होगा। वहीं पे बिग ब्रेडर काफी यार चेंज हो गया था और काफी भयानक भी लग रहा था। वहीं पे प्रेजेंट में हांसू और कून कह रहे थे कि यहाँ से निकलना होगा। कून के कहने पर कि ग्रैंड क्वेस्ट का क्या होगा, हांसू कहता वो इशू नहीं है अभी, ये बंदा एक स्टोन जनरल है, एक अलग ही कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे है उन सोल्जर से जिनसे हमने अभी तक फाइट की थी, और अगर तुम जीना चाहते हो तो यहाँ से भाग लो। जब हम देखते हैं हांसू को पहले भागते हुए, बिग ब्रेडर अपने अटैक का यूज करता है, यानी कि वो समन कर लेता है पत्थरों की बारिश को, यानी कि स्टोन जनरल के पावर के यूज करके। जहाँ हम देखते हैं आसमान से बड़े बड़े पत्थर की गोले गिर रहे थे। हांसू उनको अवॉइड तो करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि वो चाह के भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते थे। कून भी इस अटैक के बीच में आ जाता है। जब हांसू एक बबल का यूज करके कून को वहां से लेके भागने लगता है तो कून पूछता तुम क्या कर रहे हो, जिसपे हांसू कहता है कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्या तुमने सोचा है तुम उन पत्थरों को ब्लॉक कर लोगे। यहाँ पे हांसू भागते हुए एक्सप्लेन करता है कि जो जनरल है वो समन कर सकता है एक नेवर एंडिंग रेन को जो कि पत्थरों से बनी हुई होगी,
यानी कि वो चीज कभी खत्म नहीं होने वाली, चाहे जितना मर्जी अपनी पावर का यूज कर ले। और अगर शायद ये चाहकर कुछ पत्थरों को ब्लॉक कर भी सकते हैं या कुछ घंटों तक भी, लेकिन ये ऐसा हमेशा के लिए नहीं कर सकते। जबकि जो ये बारिश होगी पत्थरों की, ये हमेशा हो सकती है, यानी कि इनफाइनाइट है, जो बिना रुके लगातार चलती रहेगी जब तक कि इनको क्रश ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ देखते बैम और डोर्सी को बॉम्बों का यूज करते हुए, जहाँ ये दोनों ठीक कून के सामने आ गए थे। और कून कहता है कि बैम ध्यान से देखो, और एक पत्थर ठीक इनके सामने आ रहा था। देखते इन्होंने अटैक को तो डॉज कर लिया था। अब बैम यहाँ पे पूछता है कि उनका क्वेस्ट कैसा गया, जिस पे कून के पूछने पर वो जवाब देता है कि उन्होंने हरा तो दिया है उस चैंपियन विलन को और वो लोग यहाँ से अब जा सकते हैं। लेकिन कून का कहना था अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम बची हुई है, यानी कि फार्टसो को यहाँ से उन्हें कलेक्ट करना होगा, यानी कि इनकी टीम मेंबर को। और बिग ब्रीडर भी जानता है कि लोग यहाँ पर हैं, जो बैम को ही नोटिस कर लेता है और कहता है मुझे पता था इनके और भी साथी यहीं कहीं छुपे होंगे। और तो पीछे से हम देखते हैं फार्ट्स और स्लीपी हेड को भी आते हुए, जो कह रही थी कि बैम कौन तुम यहाँ पर हो, तुम लोग कहाँ चले गए थे। और फार्ट्सो का ये भी कहना था, यानी इसका पहला क्वेश्चन यही था, क्या हम लोग को धोखे में दिया गया है या धोखे में रखा गया है बिग ब्रीडर के द्वारा। और यहाँ पे फार्ट्सो का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि बिग ब्रीडर ने क्या हमें धोखे में रखा है, जहाँ पे बिग ब्रीडर भी इस बात सुन लेता और कहता है सही में काफी तेज है। फार्ट्सो चिल्लाते हुए बिग ब्रीडर को कहती है क्या चल रहा है, तुम हमारे कंपेनियंस को अटैक क्यों कर रही हो। जिस पे ब्रीडर यहाँ पे बहाना मारता है कहते हुए कि तुम्हारे जो दोस्त है इस जगह के रूल्स को तोड़ रहे हैं और मैं ना चाहकर भी यहाँ के नियमों को टूटते हुए नहीं देख सकता। जहाँ पे वो वापस से कहता है कि मुझे इन पे अटैक करना ही होगा और अब वो समन करता है अपने दूसरे अटैक को, यानी कि लाइटनिंग स्टॉर्म स्टोन जनरल को। और इसके साथ ही अपने दंड को वो काफी तेजी से जमीन पे मारने वाला था ताकि आसमान से बिजलियां गिरे पत्थर के साथ। हम देखते हैं उसके वेपन काफी दूर जाते हुए गिरते हुए, और ये चीज किसी और ने नहीं बल्कि रैक के स्पेयर ने की थी, यानी कि मैट शॉकर ने। यहाँ पे बैम और कून भी इसको देख के सरप्राइज हुए थे। वहीं पे दूसरी तरफ रैक और रेचल यानी कि कारेस यहाँ पे आ गए थे। वहीं पे रेचल को कहती है कि मैंने तुम्हें उस विलेज में देखा था, यानी कि वार्निंग मिस्ट्रेल में। हमें यहाँ से जल्दी निकलना हो किसी दूसरे स्टेज पर, और इससे पहले कि बिग ब्रीडर कुछ कर पाता, हम देखते हैं इन लोगों को यहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए एक दूसरे स्टेज पर, जहाँ पे सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि वो बाल बाल बचे अभी मरने से। वहीं पे बैम अब रैक की काफी तारीफ करता, कहता क्या इंक्रेडिबल टाइमिंग थी तुम्हारी, और रैक भी काफी खुश हो रखा था। कौन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है रेचल को नोटिस करके कि मैं तुम्हारी बात को काफी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन तुम हो कौन। जब बाम भी इस बात में ऐड करते कहता है कि तुमने पहले हमारी हेल्प की थी उस विलेज में उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने में। हम रेचल को वापस एक और सफेद झूठ बोलते हुए देखते हैं, जो कहती है कि मैं बिग ब्रीडर की एक सॉर्न एनिमी हूँ। आप इन लोग काफी शौक लगता है। हासुंग सबसे ज्यादा शौक में था क्योंकि उसने पहली वाली बात सुनी थी। वहीं पे रेचल उन्हें एक्सप्लेन करती है कि तुम लोग के भी अपने जानी दुश्मन है और इसीलिए मैं भी मिरर के द्वारा क्रिएट की गई हूँ, जो कि बिग ब्रीडर के सॉर्न एनिमी की तरह काम करेगी एक बैलेंस बनाए रखने के लिए। और रेचल यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं तब बॉर्न हुई थी जब तुम लोगों ने गेट को ओपन किया था और यहाँ पर आए थे। यहाँ पे गून कंफर्मेशन के लिए हासुंग से पूछता है क्या तुमने ऐसी कोई चीज पहले सुनी है, जिस पे हासुंग कहता है कि मैं भी पहली बार इस बात को सुन रहा हूँ। वही भी कारिस कहती है कि अगर तुम्हें वो पावर चाहिए जिससे तुम बिग ब्रीडर का सामना कर सको तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जहाँ रेचल अपने उन्हें सोच रही थी कि अच्छा कि चोंग ने यानी कि उस बिग ब्रीडर ने से बता दिया था सॉर्न एनिमी कॉन्सेप्ट के बारे में। जब बैम कून से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, जिसमें कून का मानना था कि पता नहीं क्या चल रहा है और ये काफी सस्पिशियस तो है, लेकिन अभी के लिए हम इसकी हेल्प काफी काम आएगी। वहीं पर रैक भी इसका साथ लेते हुए कहता है कि बिल्कुल ही बुरी टर्टल तो नहीं लगती है, इसने मेरी स्पेयर को ज्यादा पावरफुल कर दिया। जहाँ कून कहता है तुम बुद्ध हो, तुम इतनी चीज में खुश हो गए, लेकिन मैम का भी कहना था कि साथ जान में कोई बुराई तो नहीं है। और कौन अपने मन में सोच रहा था कि ऐसे तो काफी सस्पिशियस है काफी सारे एंगल से, लेकिन अभी के लिए हमें इसकी पावर की जरूरत भी है और इसीलिए हमें इसे अपने साथ जरूर लेकर जाना चाहिए, लेकिन इस पे नजर रखनी पड़ेगी। और एक साथ वो एग्री कर जाता है, जो सुन के रेचल तो काफी खुश हो जाती है और उसके मन में टॉर्च से कि पहला मिशन तो सक्सेसफुल हुआ, यानी इनकी टीम के साथ इन्फिल्ट्रेट करना। वही दूसरी तरफ हम पहली बार उस मेन बॉडी को भी देखते हैं, यानी कि उस अजीब से बिग ब्रीडर को जोक को, जो कि अपने ऑफिस में बैठा था और काफी गुस्से में था कि बास्टर्ड मेरे हाथ से निकल गए। वही जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कून फैमिली के एक और मेंबर को, यानी एक और डाटा को, जिसको कोई कह रहा था कि एग्रो में क्या करना चाहिए, जिस पे पर्सन कहता है कि मैं उसे मार देना चाहता हूँ। कून फैमिली के इसी न्यू मेंबर की इंट्रोडक्शन के साथ आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आखिर ये बंदा कौन है, इसकी पावर्स क्या है और आखिर किसको मारना चाहता है। ऐसे तो हमें पता है कि कैसे मार्को ने बताया था कि उसके फादर को यहाँ पे 3 कून फैमिली मेंबर के उनके बच्चे उनको सर्व करते हैं, जिनमें से एक मार्को था, दूसरी प्रिंसेस थी और तीसरा ये बंदा। लेकिन आखिर यहाँ पे उड़ान करना क्या चाहता है और कून उड़ान इकलौता ऐसा फैमिली लीडर क्यों है जो यहाँ पे रुक गया।
और आखिर डाटा जहाज अब क्या करेगा, क्योंकि बिग ब्रीडर तो रोकने से रहे कून और बाकी लोगों को। वहीं पे हासुंग का प्रॉमिस ऐसा क्यों था, क्यों बाम को या स्पेसिफिकली कहीं वी को लेकर आएगा कौन ईडान के पास। इन सभी मिस्ट्रीज का आंसर आपको मिलेगा हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट। और तब तो आप कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक और कमेंट के सजेस्ट कर सकते हैं आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन। तो इसी के साथ बाय गाइस।